नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहेगी हमारे बीए सेकंड ईयर वालों के लिए हिंदी साहित्य को लेकर फर्स्ट पेपर है। हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर बीए सेकंड ईयर वालों के लिए हिंदी साहित्य को लेकर अति महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने वन वीक सीरीज 2023 का न्यू एडिशन दोस्तों आपके सामने क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों हमने काफ़ी हद तक गद्यांशों का अध्ययन कर चुके हैं। पिछली 6-7 क्लासें हो चुकी है जिसमें अति महत्वपूर्ण गद्यांशों का अध्ययन किया जा चुका है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों अति इम्पोर्टेंट सवाल थे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित वन वीक सीरीज है। दोस्तों अगर आप भी बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है और आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला सवाल है जयशंकर प्रसाद द्वारा, ये दोस्तों अति लघुतरात्मक प्रश्न है और वही प्रश्न है जो पिछले हमने गद्यांशों पर अध्ययन किया है, तो उन्हीं गद्यांशों में से ये प्रश्न आए और हम आगे वाले प्रश्न आलोचनात्मक जो व्याख्या सहित प्रश्न बड़े बड़े वो भी इस सीरीज के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों आपके लिए एक अनुभव की बात हो जाएगी, आप एग्जाम में किस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। दोस्तों अति इम्पोर्टेंट रहता है। पहला सवाल है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ कौन सा है, यानी पहली बार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम नाटक है सजन। सजन पहला नाटक है जो जयशंकर प्रसाद ने पहली बार रचा था, लिखा था। ठीक है, अगला सवाल है ध्रुवसोमनी का विवाह किसके साथ में हुआ था और किस सम्राट का पुत्र था। ध्रुवसोमनी का विवाह है वो किसके साथ में हुआ था। ध्रुवसोमनी का विवाह रामगुप्त के साथ में हुआ था। ध्रुवसोमनी का विवाह किसके साथ में, रामगुप्त के साथ में हुआ था और ये रामगुप्त है और वो चंद्रगुप्त का पुत्र था। ठीक है, अगला सवाल है ध्रुवसोमनी नाटक की कथा वस्तु की आधारभूत स्रोतों में किन दो ग्रंथों के नाम लिए। दोस्तों जो ध्रुवसोमनी नाटक है उसकी कथा वस्तु में कौन कौन से 2 ग्रंथों के नाम लिए जाते हैं उसके बारे में लिखना है। कौन कौन से ग्रंथ है जिसका उल्लेख ध्रुवसोमनी के नाटक में किया जाता है। तो पहला है ध्रुवसोमनी नाटक की कथा वस्तु के आधार पर 2 ग्रंथ है। ध्रुवसोमनी के नाटक में 2 ग्रंथों की कथा वस्तु का अध्ययन किया जाता है, नाम लिया जाता है। कौन सा, ध्रुवा नामक उपन्यास। पहला है ध्रुवा नामक उपन्यास, दूसरा है ध्रुवसोमनी देवी नाटक। पहला है ध्रुवा नामक उपन्यास इसका और ध्रुवसोमनी देवी नाटक पहली कृति के सर्जक श्री राखलदास जी बनर्जी है। इसमें पहली कृति कौन से, ध्रुवा नामक उपन्यास के जो सर्जक है वो राखलदास बनर्जी है और दूसरी ये ध्रुवसोमनी देवी है इसका है माणिक्यलाल वर्मा है। दोस्तों कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल माणिलाल मुंशी। ठीक है, अगला है चौथा सवाल है। दोस्तों अति इम्पोर्टेंट सवाल था इसलिए हमने आज की क्लास में रखा, आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों प्रसाद ने ये ध्रुवसोमनी जयशंकर प्रसाद है ये जयशंकर प्रसाद है, इन्होंने ध्रुवसोमनी नामक किसके मुक्तक से लिया। दोस्तों ये प्रसाद जी ने, जयशंकर प्रसाद ने ध्रुवसोमनी नाटक में इसमें मुक्तक, ये ध्रुवसोमनी मुक्तक है, शीर्षक है, वो कहाँ से लिया है इसके बारे में पूछ रहा है कि प्रसाद जी ने ध्रुवसोमनी नाटक, जो इसका नाम है ध्रुवसोमनी नाटक का नाम है वो राजशेखर के मुक्तक से लिया। कहाँ से, राजशेखर के मुक्तक से लिया है। दोस्तों अगला सवाल है अति महत्वपूर्ण सवाल है, शानदार। ध्रुवसोमनी नाटक की प्रासंगिक कथा का प्रमुख कौन। दोस्तों ध्रुवसोमनी नाटक है उसकी जो प्रासंगिक कथा है, क्या प्रासंगिक जो कथा है उसका प्रमुख इसमें से कौन सी है। ध्रुवसोमनी नाटक में आई कोमा सकराज की कथा प्रमुख रूप से प्रासंगिक। दोस्तों ध्रुवसोमनी नाटक में कौन सी कथा है वो प्रमुख रूप से प्रासंगिक हुई है, प्रकाशित हुई है, कौन कौन सी, ये कोमा और सकराज, ये 2 कथाएं हैं जिसका उल्लेख, जिसका वर्णन, जिसको प्रमुख रूप से इस प्रासंगिक नाटक ध्रुवसोमनी में दर्शाया गया। ठीक है,
इसका समावेश प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी की कथा को पूर्णतया प्रदान करने के उद्देश्य से ही किया है। दोस्तों अगला सवाल है, छठवां सवाल है दोस्तों, अति इंपॉर्टेंट सवाल दृष्टि में आता है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किस वर्ष में हुई थी। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किस वर्ष में हुई थी और इसमें कुल कितने अंक यानी कितने खंडों में ये पूरा हुआ है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के कितने अंक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना है वो 1933 में हुई थी। कब हुई थी? 1933 में ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना हुई थी। कब हुई थी? ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना 1933 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचा गया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल 3 अंक है। कितने अंक है? 3 अंकों में, 3 खंडों में ये पूरा हो चुका है दोस्तों। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा ध्रुव स्वामिनी नाटक को 3 खंडों के रूप में पूरा कर लिया गया। ठीक है, अगला है रोचकता और कौतूहल ध्रुव स्वामिनी की कथा वस्तु की उल्लेखनीय विशेषता है। रोचकता, एक ध्रुव स्वामिनी नाटक है, ये कहानी इसकी तो रोचकता है, इसकी आकर्षकता है, और कौतूहल ध्रुव स्वामिनी के कथा वस्तु का उल्लेखनीय, इसका प्रमाणित करना है कि किस प्रकार ये रोचक है। तो यह निर्विवाद है कि ध्रुव स्वामिनी कथा वस्तु रोचकता और कौतूहल सर्वाधिक मात्रा में है। दोस्तों यहाँ पर ये तो निर्विवाद है, बिल्कुल इसमें कोई विवाद की बात नहीं है कि इसकी ध्रुव स्वामिनी कथा की जो रोचकता है और उसकी जो कौतूहल है वो सर्वाधिक मात्रा में फेमस है। ये तो बिल्कुल निर्विवाद है, इसमें कोई हम विवाद नहीं कर सकते। बिल्कुल अब नो डाउट ये हम कह सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की रोचकता और उसकी कौतूहलता है वो बिल्कुल विख्यात है, और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि वो विख्यात नहीं है। कोई भी प्रसंग अथवा क्रिया ऐसी नहीं है, इस नाटक के अंतर्गत कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो प्रत्यक्ष और पाठक को उबा दे। दोस्तों ऐसी उबा दे यानी कि उसको छोड़ने के लिए मजबूर कर दे, उबा दे, ऐसी कोई प्रासंगिक पाठक की प्रसंग इसमें नहीं दिया गया है। और प्रारंभ होने से अंत तक रोचकता और जिज्ञासा बनी रहती है। दोस्तों आगे से आगे जानने की इच्छा बनी रहती है, जिज्ञासा बनी रहती है। ऐसे ये ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा है दोस्तों। अति इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला है, प्रमाणित कीजिए कि ध्रुव स्वामिनी की कथा वस्तु निर्दोष है। दोस्तों ये प्रमाणित करना है, ये हमें कहानी के आधार पर ये प्रमाणित करना है कि जो ध्रुव स्वामिनी की कथा है वो निर्दोष है। प्रसाद के अन्य नाटकों की भांति ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा में कोई दोष तो नहीं है। दोस्तों प्रसाद जी ने जितने भी नाटक लिखे हैं उसके हिसाब से हम देखा जाए तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा है वो कोई इसमें दोष तो नहीं है। इसमें चंद्रगुप्त, राज्यश्री और आदि अनेक नाटकों की भांति दीर्घकालीन घटनाओं के आकलन का प्रयास नहीं किया गया। दोस्तों इस ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंतर्गत जिस प्रकार अन्य नाटक जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं उसमें क्या है कि बिल्कुल दीर्घकालीन लंबे समय के जो घटना घटित हुई है उसके बारे में उल्लेख कर लिया गया है। लेकिन ये एक ऐसा नाटक है जिसमें दीर्घकालीन घटनाओं का आकलन है वो उसका आकलन नहीं किया गया, यानी जो प्रत्यक्ष से जो आज की घटना है उन्हीं का वर्णन इस ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंतर्गत किया है। इसमें दीर्घकालीन पहले जमाने की कोई बहुत ही बड़ी बातें नहीं हुई है। दोस्तों यहाँ पर न तो चंद्रगुप्त, राजश्री आदि नाटकों की भांति दीर्घकालीन घटनाओं का आकलन किया गया है और इसका अभिनय भी सहज, सरल और सुगम है। यहाँ पर अभिनय हुआ है, यहाँ पर जो नाटक प्रस्तुत हुआ है हमारे सामने जो ध्रुव स्वामिनी नाटक हुआ है वो सहज, बिल्कुल सरल तरीके से, सुगम तरीके से हमें समझाया गया, हमारे सामने पेश हुआ और हमें हमारी जिज्ञासा बढ़ती गई और हमने वो पढ़ते गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं। कोमा का परिचय दीजिए। दोस्तों कोमा, इस नाटक के अंतर्गत कोमा एक, क्या कह सकते हैं हम, क्या हुआ है कि एक कथा के रूप में ये प्रस्तुत हुई कोमा और सकराज। तो ये कथा के रूप में कोमा और सकराज प्रयुक्त हुई है इस ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंदर। तो ये कोमा क्या है इसका परिचय देना। कोमा के चरित्र में गतिशीलता अधिक नहीं है। दोस्तों कोमा का जो चरित्र है इस नाटक के अंतर्गत, कोमा का जो चरित्र के बारे में बताया गया है तो उसको गतिशीलता बिल्कुल अधिक नहीं है। वह जैसी भावुक हृदय प्रारंभ में दिखाई देती है वैसी अंत में दिखाई देती है। दोस्तों कोमा है वो उसकी गतिशीलता है, उसका चरित्र है वो जो जिस प्रकार पहले दिखाई देता है वो अंत में भी वैसा ही दिखाई देता है। इसके चरित्र में वीर रमणी की
गुण तो नहीं है दोस्तों, इसके कोमा के चरित्र में वीर रमणी के गुण तो नहीं है, साथ ही दया, करुणा, प्रेम और त्याग के साथ बलिदान जैसी विशेषताएं हमारे सामने पेश होती। कैसी कैसी विशेषताएं? दया, करुणा, प्रेम, त्याग की जो बलिदान जैसी विशेषता है वो हमारे सामने पेश होती है दोस्तों। अगला सवाल है, ध्रुवस्वामिनी की चारित्रिक विशेषता कौन कौन? ध्रुवस्वामिनी नाटक है तो उसके अंदर ध्रुवस्वामिनी की जो चारित्रिक, उसके चरित्र, रंग रूप और उसके जो स्वभाव की बात होती है, यानी चारित्रिक विशेषता है वो कौन कौन सी, अथवा में सेम सवाल है लेकिन भाषा लगे कि ध्रुवस्वामिनी नाटक के आधार पर ध्रुवस्वामिनी के चरित्र की दो विशेषताओं के बारे में बताना है और उल्लेख करना है। ठीक है, ध्रुवस्वामिनी का संपूर्ण चरित्र एक बुद्धिवादी नारी का चरित्र। दोस्तों ध्रुवस्वामिनी का जो चरित्र इसके अंदर बताया गया है वो ऐसा चरित्र है जो संपूर्ण चरित्र एक बुद्धिवादी नारी का चरित्र। कैसा? बुद्धिवादी नारी का चरित्र है। वह सर्वत्र बौद्धिक भले ही न हो किंतु यह तत्व उसके चरित्र की प्रधान है। दोस्तों वह ध्रुवस्वामिनी वो सार्वत्रिक बौद्धिक भले ही न हो, सभी जगह से बुद्धिमान न हो, लेकिन वो यह तत्व उसके चरित्र में प्रधान है। दोस्तों उसमें सार्वत्रिक बौद्धिक की बात करें तो वो पीछे, लेकिन उसके जो उसमें जो वह तत्व है जो उसके चरित्र में प्रधान है वह भावुक और कल्पना प्रिय भी है। दोस्तों वो भावुक, कौन? ध्रुवस्वामिनी भावुक और कल्पना प्रिय है। प्रेम में सहजता और संपूर्ण की भावना उसके चरित्र को ऊंचा उठा लेती है। दोस्तों अगला सवाल है 11वां सवाल। दोस्तों अति इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों, एग्जाम के लिए अति इंपॉर्टेंट सवाल है कि ध्रुवस्वामिनी में आधिकारिक कथा कौन सी? दोस्तों ध्रुवस्वामिनी नाटक है, उसमें आधिकारिक कथा कौन सी है उसके बारे में लिखना है। ध्रुवस्वामिनी की कथा वस्तु इतिहास सम्मत होते हुए भी कल्पना के योग से तैयार की। दोस्तों जो ध्रुवस्वामिनी नाटक की कथा वस्तु है, जो उसकी कथा के अंदर कहानी बताई है, वो कहानी है वो इतिहास सम्मत, इतिहास को शामिल करते हुए कल्पना के योग से तैयार की। दोस्तों ऐसी कल्पना कर ली गई है और इतिहास से ऐसा जोड़ दिया गया है कि वो एक आकर्षक जिज्ञासा वस्तु के रूप में हमारे सामने उभर कर आया है। इस नाटक में ध्रुवस्वामिनी की मूल कथा ही नाटक की आकारिक कथा के रूप में बिना किसी हिचक के स्वीकार की जा सकती है। दोस्तों अगला सवाल है 12वां सवाल, अति इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी में आता है कि मंदाकिनी की चरित्रगत विशेषताएं कौन कौन सी? मंदाकिनी की जो चरित्रगत यानी कि मंदाकिनी की चरित्र यानी कि जो रहन सहन का जो तरीका है वो चरित्रगत विशेषताएं, किस प्रकार का चरित्र था उसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि मंदाकिनी एक कुशल अभिनेत्री, कैसी? कुशल, एकदम परफेक्ट कुशल अभिनेत्री है। वह कर्तव्य परायण नारी, कैसा है? कर्तव्य परायण, कर्तव्य को ले लिया तो उसको पूर्ण करना, कर्तव्य परायण नारी है। और पुरुष के प्रेरक शक्ति, कैसी? पुरुष की प्रेरक शक्ति, पुरुष को अगर पुरुष हारा हुआ है तो उसको प्रेरणा देकर उसे प्रेरक शक्ति के रूप में तैयार कर लेती है। और उत्साह निर्भीकता की प्रतिमा। दोस्तों उत्साह, उसके अंदर इतना जोश और उत्साह और निर्भीकता, बिना डर के वो इतनी, मतलब हम कह सकते हैं कि कोई युद्ध में हारा हुआ अगर पुरुष है तो उसे भी अपने जो प्रेरक यानी कि जो मोटिवेशन के, अपने खुद के मोटिवेशन की सहायता से उसे वापस युद्ध के लिए तैयार कर सकती है। ऐसी उसमें गरिमा, भावना और प्रतिमा की प्रतिमूर्ति है। और निस्वार्थ लोक सेविका होने के साथ साथ वह कर्मठ भी है। दोस्तों निस्वार्थ लोक सेविका यानी लोगों की सेवा करने वाली होने के साथ साथ वह कर्मठ है, यानी अपने कर्मों पर दृढ़ है, यानी अपने कर्तव्य पर दृढ़ है, अपने कर्तव्य को छोड़ नहीं सकती, ऐसी कर्मठ है। और करुणा की साकार मूर्ति है। दोस्तों करुणा यानी दया की एक साकार मूर्ति है हमारे सामने, एकदम परफेक्ट रूप से साकार, प्रत्यक्ष रूप से साकार मूर्ति के रूप में हम उसे मान सकते हैं, इसको मंदाकिनी को। आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि ध्रुवस्वामिनी प्रणय की सजीव प्रतिमा? दोस्तों प्रणय की एक सजीव प्रतिमा के रूप में पेश हुई है ध्रुवस्वामिनी नाटक के अंतर्गत। ये ध्रुवस्वामिनी है वो प्रणय की सजीव प्रतिमा है। यह सवाल पूछा जा रहा है कि ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त के कठोर और कुत्सित व्यवहार के कारण पर्याप्त दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हमने प्लेलिस्ट में यहाँ पर जाकर देखिएगा, वहाँ पर BA सेकंड पार्ट हिंदी, तो वहाँ पर आपको सारी क्लासें लगभग 6-7 क्लासें हो चुकी है, तो आप वहाँ पर जाकर देखिएगा। और वहाँ पर ये एक वो
चौथी या पांचवी क्लास में ये डिस्कस किया हुआ है। कौन से किसके बारे में? ध्रुव स्वामिनी के बारे में। ध्रुव स्वामिनी वो रामगुप्त के सामने जाती है और वहां पर कहती है कि मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ, मैं किसी और के साथ में नहीं रहना चाहती। अगर आप मुझे भूल से भी किसी और के साथ में भेज देते हो तो वो मेरा अपना अपमान होगा और मैं वो अपमान सहन नहीं करूंगी। मुझे इस पूरी जिंदगी यदि बितानी है तो यहीं पर बितानी है। मैं इस राज्य में आई हूँ तो मैं यहीं रहूंगी, किसी आपके धकेलने से कहीं पर नहीं जाऊंगी। यानी वो अपने आत्मसम्मान के लिए इतना एक दृढ़ विश्वास के साथ में, इतना संकल्प के साथ में वह कहती है अपने राजा के साथ में, पैरों में गिर करके वो कहती है कि मुझे शरण दीजिए, मुझे आपके साथ में रहना है। तो इस प्रकार की व्याख्या हमने चौथी क्लास में कर चुके हैं दोस्तों। आप जरूर वहां पर जाकर देखिएगा तो ये आंसर आपके सामने कंप्लीट हो जाएगा। आप व्याख्या पढ़िए, ये सवाल तो अपने आप कंप्लीट हो जाते हैं। आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि ध्रुव स्वामिनी प्रणय की सजीव, प्रणय यानी एकदम प्रत्यक्ष रूप से प्रणय यानी अपने प्रण को पूर्ण करने वाली एक स्त्री के रूप में पेश हुई है, तो वो किस प्रकार है? ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के कठोर, रामगुप्त उस कठोर से कठोर वचनों के साथ में कहता है, रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के कठोर और कुत्सित व्यवहार के कारण पर्याप्त दुखी है, और किंतु चंद्रगुप्त के प्रति उसके मन में गहरा अनुराग। दोस्तों चंद्रगुप्त के प्रति एक गहरा अनुराग है, उसका प्रेम सहज, निर्मल और समर्पणमय है। ऐसी स्थिति में वह प्रणय की साकार प्रतिमा प्रतीत होती है। दोस्तों जब ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के शरण में जाती है तब रामगुप्त के कठोर वचनों को सुनकर, कठोर बात को सुनकर और उसके कुत्सित यानी एक क्रोधित व्यवहार के कारण वो पर्याप्त दुखी। ध्रुव स्वामिनी ने जब किसके सामने, ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के सामने गई तो रामगुप्त क्रोधित हो गया और उसके क्रोधित वचनों से, कठोर वचनों से वो दुखी हो गई। कैसे होगी? दुखी, पर्याप्त दुखी है, किंतु चंद्रगुप्त के प्रति उसके मन में गहरा अनुराग है। इतना होते हुए भी चंद्रगुप्त ने उसे ठुकराने की कोशिश की, उसके सामने बहुत ही कड़वे शब्द बोले, लेकिन उसका गहरा अनुराग है किसके प्रति? रामगुप्त के प्रति, चंद्रगुप्त के प्रति, सॉरी दोस्तों, चंद्रगुप्त के प्रति एक गहरा अनुराग है। उसका प्रेम सहज, निर्मल, समर्पणमय, कैसा समर्पणमय है, और ऐसी स्थिति में वह प्रणय की साकार प्रतिमा प्रतीत होती। दोस्तों उसके ऐसे समर्पण से, चंद्रगुप्त के सामने ऐसे समर्पण से ये स्पष्ट होता है कि ये ध्रुव स्वामिनी है वो एकदम प्रणय साकार की प्रतिमूर्ति के रूप में पेश हुई है कहानी के माध्यम से। दोस्तों अगला सवाल है, रूप का ऐसा तीव्र आलोक, रूप, एक रूप का ऐसा तीव्र आलोक नहीं मैंने कभी नहीं देखा। दोस्तों रूप का ऐसा आलोक मैंने कभी नहीं देखा था। सकराज को ऐसा क्यों कहना पड़ा? सकराज ने ऐसा कहा था कि रूप का ऐसा आलोक, इस रूप का ऐसा आलोक मैंने ये पहली बार देखा है, ऐसा कभी नहीं देखा। तो ये सकराज को क्यों कहना पड़ा, ये सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों अगर आपने व्याख्या पढ़ी है तो आप इसका आंसर ले सकते हैं। सकराज ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ध्रुव स्वामिनी अनुपम सुंदर थी। दोस्तों ध्रुव स्वामिनी अनुपम, बहुत ही आकर्षक और सुंदर थी, इसलिए सकराज ने उस ध्रुव स्वामिनी को ऐसा बताया कि तुम तो ऐसी हो कि तुम्हें तो अपने खुद की रक्षा करनी चाहिए, यानी तुम्हारा ऐसा रूप तीव्र आलोक है, तीनों लोगों के रूप में आलोक प्रदान करने वाला, आशीर्वाद प्रदान करने वाला, नहीं मैंने ऐसा कभी चेहरा, ऐसा रूप कभी देखा था। दोस्तों ये अनुपम सुंदरी थी इसलिए ऐसा बताया। ठीक, ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रमुख समस्या कौन कौन सी? दोस्तों ध्रुव स्वामिनी नाटक है, इनमें कौन कौन सी समस्या आई है वो समस्या लिखनी है। आपने अगर नाटक पढ़ा है तो समस्या भी आपके सामने दिख गई होगी कि समस्या, ये ऐसी समस्या थी इसलिए यह कारण बना, यह कहानी बनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद जी ने अनेक समस्याओं को स्थान दिया। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि ध्रुव स्वामिनी ने अपने नाटक में अनेक सारी समस्याएं को स्थान दिया है। नाटक में जो समस्या उभर कर सामने आई है वे हैं अनमेल विवाह की समस्या। दोस्तों अनमेल यानी कि किसी अलग जाति के साथ में अलग जाति का विवाह, अलग अलग जातियों का विवाह हो जाता है। जब अलग जाति के ये भी अलग जाति है और ये भी अलग जाति है, जब अलग अलग जातियों का विवाह होता है तो वो अनमेल विवाह कहलाता है। कैसा? मेल नहीं खाता है, यानी कि अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग है और उनका विवाह होता है, तो वो समस्या इसके सामने आई। यानी वो इसमें वर्णन किया है अनमेल विवाह होता है और माता पिता की अनुपस्थिति में, माता पिता की आज्ञा के बिना विवाह होता है तो वो विवाह ज्यादा देर टिकता नहीं है, वो जल्दी टूट जाता है। अगर माता पिता की उपस्थिति में, माता पिता की स्वीकृति में अगर विवाह हुआ है तो वो ज्यादा लंबे समय तक, पूरे जीवन तक चल सकता है। लेकिन खुद की डिसीजन से, खुद दोनों
पति पत्नी के मेल से जो विवाह होता है, अनमेल विवाह होता है, अलग अलग जातियों का विवाह होता है, न तो माता पिता तैयार होते हैं, न कोई और तैयार होता है, लेकिन अपने हिसाब से विवाह होता है तो वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है। ऐसी बात हमने व्याख्या में पढ़ी थी, आप जरूर देखिएगा क्लासों को, आपको जरूर फायदा मिलेगा। पुनर्विवाह की समस्या, युवराज की समस्या, नारी के उत्थान की समस्या, मोक्ष की समस्या, विवाह अनमेल विवाह और पुनर्विवाह की समस्या भी यहाँ पर उल्लेखित हुई है। पुनर्विवाह यानी दूसरी बार विवाह करना, और युवराज की समस्या, कौन सी, युवराज की समस्या हुई है। और नारी के उत्थान, नारी अपने शिक्षा के क्षेत्र में, नारी अपने समाज में शिक्षा के क्षेत्र में, बोलने के क्षेत्र में और काम करने के क्षेत्र में स्वतंत्र नहीं है, नौकरी के क्षेत्र में स्वतंत्र नहीं है। तो यानी नारी का उत्थान किस प्रकार होगा, ये उत्थान की समस्या, यानी नारी आगे कैसे आएगी, ये समस्या। और मोक्ष की समस्या, और लास्ट में जाकर जब मृत्यु हो जाती है तब मोक्ष की प्राप्ति है वो भगवान के शरणों में किस प्रकार की जाती है, उसकी समस्या भी हमारे सामने आई है। क्या ध्रुव स्वामिनी नाटक की समस्या सामाजिक है? ध्रुव स्वामिनी की जो समस्या है, ध्रुव स्वामिनी की जो समस्या है वो क्या सार्वजनिक है, सामाजिक है, यानी समाज में होनी चाहिए, ऐसी होती है? ध्रुव स्वामिनी के सामने जो समस्या है वो किस समाज में होती है, ये सवाल पूछा जा रहा है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की समस्या सामाजिक लेन के साथ साथ धार्मिक और राजनीतिक भी है। दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी की समस्या है वो सामाजिक लेन के साथ में, वो सामाजिक है, समाज में होती है, समाज में ऐसी होती रहती है, और समाज उसके सामने दिक्कतों का सामना का हल भी करता है, लेकिन वो साथ ही साथ धार्मिक और राजनीतिक भी है। दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी के साथ में जो समस्या आई है वो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रकार की समस्या आई है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का, हाँ, ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य, ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसमें उद्देश्य क्या है, हमने नाटक पूरा पढ़ लिया तो उसका उद्देश्य क्या निकला, उसका जो रिजल्ट क्या निकला। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य विवाह और धर्म के नाम पर नारियों पर होने वाले अत्याचारों, बंधनों से मुक्ति दिलाना। दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसमें हमने पढ़ा था कि जो इसका विवाह और धर्म के नाम पर, विवाह और धर्म इसके नाम पर नारियों पर होने वाले अत्याचार, विवाह होता है तो उसके जो अत्याचार होता है, नारियों पर अत्याचार होने से बोलने का अधिकार नहीं होता, ना ही कुछ करने का अधिकार होता, अपने पति के अधीन में रहता हो, रहना होता है, यानी उसके विवाह का जो अत्याचार होता है, विवाह होने के बाद में उसके पर अत्याचार होता है, और बंधनों से मुक्ति दिलाना, इस बंधनों से, इस विवाह के जो पति के अधीन रहना पड़ता है, और वो ना तो कुछ बोल सकती ना कुछ कर सकती, वो उसकी उससे मुक्ति दिलाना इसका ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य है। पति के क्लीव होने पर पत्नी पुनर्विवाह समर्थ करना है। दोस्तों, पत्नी के क्लीव यानी पत्नी जब विधवा हो जाती है तब उसका पुनर्विवाह यानी समर्थन करना, पुनर्विवाह यानी पुनर्विवाह के लिए समाज और अपने समाज और परिवार का समर्थन, यानी दोबारा विवाह करने के लिए उसको तैयार करना, तो वो भी क्या है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य है। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का विशेषकर उद्देश्य विवाह और धर्म के नाम पर जो नारियों, स्त्रियों पर जो अत्याचार होते हैं उससे मुक्ति दिलाना, और पति के मर जाने के बाद में वो विधवा हुई पत्नी है वो पुनर्विवाह के लिए अपने समाज और अपने परिवार से अनुमति और उसका समर्थन मिलना और उसका पुनर्विवाह होना, यही उद्देश्य ध्रुव स्वामिनी नाटक का बताया गया। ठीक है, अगला है ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से प्रसाद आधुनिक स्त्री मन के संघर्ष को अपने लाते हैं। स्पष्ट, ध्रुव स्वामिनी नाटक के माध्यम से प्रसाद जी वो आधुनिक स्त्री का संघर्ष है वो सामने लाते हैं। तो किस प्रकार सामने लाते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक के द्वारा, ये किस प्रकार आधुनिक नारी है उसके मन के संघर्ष को सामने हमारे सामने प्रत्यक्ष करते हैं, किस प्रकार करते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक की सुंदरता, ध्रुव स्वामिनी, दोस्तों एक बार बोलो, आधुनिक स्त्री है, आज की जो स्त्री है, आज के ज़माने की जो स्त्री है वो स्वतंत्र होना चाहती है। कैसा होना चाहिए, स्वतंत्रता चाहती है, वह ऐसी जीवन साथी चाहती है, वो नारी वो ऐसे जीवन साथी को चाहती है जो उसके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करे। दोस्तों, आज की जो स्त्री है, आज के ज़माने की स्त्री है, वो बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहती है, और वो ऐसे जीवन साथी, अपने पति, अपने जीवन में रहने वाले साथ में संगी पत्नी है, पति है, वो पति ऐसा जीवन साथी चाहती है जो उसका मान सम्मान करे। दोस्तों, ऐसा मान सम्मान करे और उसे स्वतंत्र रखे, उसके स्वाभिमान, उसका जो खुद का जो अभिमान है, खुद पर जो गर्व है उसकी रक्षा करे, यानी उसकी कोई दूसरा हंसी उड़ा रहा है या फिर उसे कोई दूसरा शॉट पहुंचा रहा है तो उसके विश्वास के साथ में उसे साथ में मेल बनाए रखते हुए उसके स्वाभिमान यानी उसके खुद के जो खुद की गरिमा है उसको उससे लड़ना और उसकी रक्षा करना। ठीक है, और वह सुंदरता के लोभी और
विलासी पुरुष को नहीं चाहती। दोस्तों, सुंदरता के लोभी स्त्री सुंदर है और सुंदर है, सुंदर थे तो विलासी पुरुष को नहीं चाहिए। शरीर से और चेहरे से मोह करने वाले लोभी और विलासी पुरुष को वो नहीं चाहती। वो अपने खुद की रक्षा और गरिमा की रक्षा करने वाले पुरुष को चाहती है। दोस्तों, अगला सवाल आज की क्लास में रखा था, इम्पोर्टेंट सवाल था, इसलिए आज की क्लास में रखना हमारे लिए आवश्यक हो पाए। दोस्तों, ये क्लास आज की अति इम्पोर्टेंट क्लास है। दोस्तों, आपको देखकर भी लगेगा वास्तव में सवाल क्या सवाल थे। ध्रुवस्वामिनी के नारी पात्र पुरुषों की तुलना किस प्रकार की। ध्रुवस्वामिनी नाटक है, उस ध्रुवस्वामिनी नाटक में नारी पात्र है, नारियों यानी स्त्रियों के जो पात्र है वो पुरुषों की तुलना, स्त्री और पुरुष की तुलना किस प्रकार से ध्रुवस्वामिनी नाटक के अंतर्गत की है, वो सवाल पूछा जा रहा है। अगला सवाल है, अगला नहीं सेम सवाल है, भाषा अलग है। ध्रुवस्वामिनी नाटक के प्रमुख स्त्री पात्रों के नाम लिखिए। ठीक है, ध्रुवस्वामिनी नाटक में 3 प्रमुख पात्र है। कौन कौन से 3 प्रमुख, इतने 3 प्रकार के प्रमुख पात्र है ध्रुवस्वामिनी नाटक के अंतर्गत। ध्रुवस्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा। ध्रुवस्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा, ये 3 स्त्रियों के पात्र है, स्त्रियां है। ये 3 प्रकार की स्त्रियां, अलग अलग स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ध्रुवस्वामिनी नाटक के अंदर 3 नारियों का उल्लेख है, ध्रुवस्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा। ये तीनों नारी पात्र पुरुषों की अपेक्षा अधिक गुणयुक्त, सर्वथा निर्दोष है। पुरुषों से अधिक गुणों से युक्त और सर्वथा निर्दोष है, हमेशा के लिए निर्दोष रहती है पुरुषों के विरुद्ध में। जो समाज जो स्त्रियों के लिए हिंसा का पात्र बनते हैं, तो वो किस प्रकार यानी कि उसके प्रति हिंसा होती है, यानी उसे किस प्रकार नकारा जाता है, वो उसको स्वतंत्रता नहीं मिलती है, तो वो बिल्कुल निर्दोष है। यानी हम कह सकते हैं कि गलती किसी और की है, लेकिन नारियां, आज की नारियां स्वतंत्र होना चाहती है। लेकिन आज का जो युग है वो यही चाहता है कि हम आगे बढ़े और नारियों को स्वतंत्रता दे, उसको सुरक्षा हो, और न ऐसा कोई लोभी, चेहरे का लोभी मिल जाए, शरीर का लोभी मिल जाए, जो उसका खुद का स्वार्थ ढूंढे, तो ऐसा पुरुष से वो बिल्कुल घृणा करती है, स्त्रियां घृणा करती है। यानी चेहरे पर आता है, चेहरे का लोभी होता है, उससे दूर, और एक खुद की रक्षा करे, स्वाभिमान की रक्षा करे, और अपना घर और अपना परिवार की रक्षा करे, ऐसे पति को वो चाहती है। तो आज की स्त्रियों के बारे में ये कहानी बहुत ही रोचक तरीके से जिज्ञासावान ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई? 1933 में ये कहानी है वो लिखी गई थी। ध्रुवस्वामिनी नाटक चंद्रगुप्त की 2 विशेषताओं। ध्रुवस्वामिनी नाटक है, उसमें नाटक के नायक है, नाटक का जो नायक है, हीरो है, उसका कौन है हीरो? नाटक का हीरो कौन है? चंद्रगुप्त की 2 विशेष है। चंद्रगुप्त का जो विशेषता है, चंद्रगुप्त की जो हम कह सकते हैं उसका व्यवहार है, तो उसमें विशेषता किस प्रकार की है, चंद्रगुप्त का व्यवहार की विशेषता क्या है, वो लिखनी है। ध्रुवस्वामिनी का चंद्रगुप्त चारित्रिक दृष्टि से किन विशेषताओं के बारे में लिखना है। चंद्रगुप्त की विशेषता क्या है वो लिखना है। ध्रुवस्वामिनी नाटक के चंद्रगुप्त में त्याग। दोस्तों, क्या है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक के चंद्रगुप्त में क्या है? चंद्रगुप्त में त्याग है। त्याग की भावना किसमें है? चंद्रगुप्त में त्याग की भावना और कर्म निष्ठता, साहस, प्रेम, आत्मसम्मान तो है ही। उसका व्यक्तित्व भी आकर्षक है। दोस्तों, ध्रुवस्वामिनी नाटक में जो चंद्रगुप्त का वर्णन हुआ है, तो चंद्रगुप्त में त्याग की भावना है, कर्म निष्ठा यानी अपने कर्म, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा, यानी जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता तब तक वो छोड़ता नहीं, यानी कर्म के प्रति, यानी कार्यों के प्रति निष्ठावान है। और साहस है, उसमें हिम्मत है, साहस है, प्रेम है, आत्मसम्मान है, खुद का सम्मान है, आत्मसम्मान तो है ही। उसका व्यक्तित्व भी आकर्षक है। दोस्तों, चंद्रगुप्त जो राजा है, उसका व्यक्तित्व, लोगों के प्रति बोलचाल और अपने खुद के प्रति रहन सहन, प्रतिष्ठावान, ये जो खुद के जो चरित्र रूपी गुण है, वो भी आकर्षक है, दूसरे लोगों को भी प्रभावित करते हैं। वह वास्तव में गुप्त वंश का दीपक है। दोस्तों, गुप्त वंश का दीपक के रूप में हम उसे मान सकते हैं, और उसके व्यक्तित्व में विनोद का गुण भी सामने आता है। विनोद का गुण भी उसके चरित्र में हमें दिखाई देता है। दोस्तों, अगला सवाल 21वां सवाल, रामगुप्त का चरित्र दीजिए। रामगुप्त किस प्रकार का व्यक्ति था, यानी उसका जो चरित्र है उसके बारे में लिखना है। रामगुप्त चारित्रिक दृष्टि से रामगुप्त का परिचय लिखना है। दोस्तों, रामगुप्त का परिचय, रामगुप्त कौन था,
कहाँ का था, किस राज्य का राजा था, इस प्रकार लिखना है। रामगुप्त चारित्रिक दृष्टि से विद्वेष है, कैसा है, विद्वेष है, कपट और दुष्ट प्रवृत्तियों से युक्त। कैसी, कपट और दुष्ट प्रवृत्तियों, कपट और दुष्ट प्रवृत्तियों उसमें शामिल है। वह महाधूर्त और रामगुप्त के बारे में बताना, ठीक है। रानी चंद्रगुप्त को बहुत अच्छा राजा था, प्राणी नहीं राजा था, लेकिन ये रामगुप्त है वो बेकार था, बिल्कुल विद्वेष है और कपट है, कपट दुष्ट प्रवृत्तियों, कपट यानी छल कपट करना, उसके साथ में छल करके उसको मारना, मतलब अत्याचार करना, तो कपटियों के अंदर आता था। और महाधूर्त, बिल्कुल मूर्ख है, महाधूर्त है, षड्यंत्रकारी यानी षड्यंत्र रचने वाला। पूरे नाटक में वह खलनायक प्रतीत होता। खलनायक, खलनायक क्या होता है, एक राक्षस का नाम है खलनायक, खलनायक के रूप में वो उभरता है, प्रस्तुत होता है हमारे सामने। दोस्तों अगला सवाल है 22वां सवाल, ध्रुवस्वामिनी नाटक के अंत में मंत्री परिषद के सदस्यों ने क्या निर्णय लिया। मंत्री परिषद के जो सदस्य थे वो ध्रुवस्वामिनी नाटक खत्म हुआ यानी कि उसकी एंडिंग लाइनें थी, उसमें मंत्री परिषद के सदस्यों ने क्या निर्णय लिया, क्या डिसीजन लिया। रामगुप्त गौरव से नष्ट है। दोस्तों रामगुप्त है वो अत्याचार करता है, लोगों के साथ में खिलवाड़ करता है, ऐसी जो स्थिति हमारे सामने बचेगी, यानी कि गौरव, रामगुप्त का जो गौरव है, उसकी महिमा है, वो गिरी हुई है, वो नष्ट हो चुकी है, यानी कि वो ऐसा है वैसा है, मतलब बुरे कार्य करता है तो लोग भी बुराई करेंगे, यानी उसका गौरव नष्ट है। आचरण से पतित और कर्म से काज कुलिक, यानी हमने व्याख्या में बताई थी, कर्मों से गाढ़ा है, यानी काज राज कुलिक कलिन। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुवस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसी अवस्था है, ऐसा वो गिरा हुआ प्राणी है, ऐसा वो ऐसा व्यक्ति है गिरा हुआ कि उसका ध्रुवस्वामिनी का पति होते हुए भी उस पर कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं रामगुप्त को, वो रामगुप्त है वो ध्रुवस्वामिनी का पति था, उसका विवाह रामगुप्त के सामने, ध्रुवस्वामिनी का विवाह रामगुप्त के साथ में हुआ था, लेकिन रामगुप्त है वो अपने गुणों की हीनता और बुरे कर्मों करने के कारण बुरे कर्म करता था, और बुरे कर्म करने के कारण उसकी गौरव गिर गई, महिमा गिर गई, और वो एकदम कर्मों से काड़ा हो गया। तो ऐसी स्थिति में उस ध्रुवस्वामिनी ने रामगुप्त को छोड़ दिया, यानी न तो वो उसे पति मानती है न कुछ और मानती है, उसे छोड़ ही दिया, क्योंकि वो उस पर कोई अधिकार नहीं रहा। ध्रुवस्वामिनी नाटक दुशांत है या सुखांत। दोस्तों ध्रुवस्वामिनी नाटक हमने पढ़ा तो वो कैसा है, दुखांत है, यानी उसको पढ़कर हमें दुख हुआ, या फिर सुखांत या फिर सुख हुआ, यानी क्या हुआ, हमें पढ़ा नाटक तो हमें सुख मिला, यानी सुख की अनुभूति हुई या फिर दुख की अनुभूति हुई, वो बताना है। ध्रुवस्वामिनी नाटक सुखांत है, ध्रुवस्वामिनी को अपने कैसी है, सुखांत है, कैसी है, हमने ध्रुवस्वामिनी नाटक को पढ़ा तो अंत में जो डिसीजन लिया लोगों ने, समाज ने, मंत्री परिषद ने, तो वो सुखांत यानी अच्छे तरीके से, अच्छे नारी के हित में देखते हुए लिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो सुखांत है, सुख प्रदान करने वाला है। ध्रुवस्वामिनी को अपने थोपे हुए विवाह से मुक्ति मिलती है। दोस्तों ध्रुवस्वामिनी का विवाह जब रामगुप्त के साथ में हो जाता है तो ऐसे विवाह से मुक्ति उसे मिलती है, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी का मिलन होता है। दोस्तों चंद्रगुप्त रामगुप्त को छोड़कर चंद्रगुप्त के साथ में वो विवाह करती है और ध्रुवस्वामिनी का मिलन होता है, वहां पर राज्य के अंदर जाती है कि मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ, आपके साथ में जीवन बिताना चाहती हूँ, आप मुझे शरण दीजिए। लेकिन चंद्रगुप्त है वो उसे ठुकराता है, चंद्रगुप्त क्या कहता है कि मेरे साथी के साथ मैं आपका विवाह कर दूंगा, मैं तेरा विवाह मेरे साथी के साथ में करवा लूंगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा, ऐसे उसे ठुकरा दिया। तो वो उसके पैरों में गिर गई, और मैं अगर विवाह करूंगी तो आपके साथ में रहूंगी, तो आपके राज्य में मैं मेरी खुद की गरिमा, मेरी खुद की जो प्रतिष्ठा है वो मैं कभी गिरने नहीं दूंगी, मैं मेरा गौरव गिरने नहीं दूंगी, मैं आत्म स्वाभिमान की रक्षा करूंगी, और मैं आपके साथ में जीवन बिताना चाहती हूँ और आप मुझे शरण दीजिए। तो ऐसी स्थिति में वो यानी कह सकते हैं, यानी इतना समर्पण है उसके प्रति, इसका इतना प्रेम है, इतना सरल और सहज रूपी प्रेम उसके साथ में, समर्पण की जो भावना है उसको देखकर हमें बहुत ही गर्व महसूस होता था, क्या नारी है, कि नारियों का सम्मान होना चाहिए। तो ऐसा इस हमें इस कथा में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। और अन्यायी राजा से प्रजा को छुटकारा मिलता, अन्यायी राजा है, अन्याय करने वाला राजा है, उसको प्रजा को वहां से छुटकारा मिलता है, ठीक है। अगला सवाल है ध्रुवस्वामिनी के अतिरिक्त प्रसाद के 4 अन्य नाटकों के, ध्रुवस्वामिनी नाटक है, इसमें
प्रसाद के अन्य नाटक कौन कौन से? ध्रुव स्वामिनी नाटक को छोड़कर प्रसाद जी ने कौन कौन से और नाटक लिखे? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटकों का नहीं, जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन से नाटक रचे उसको लिखना है। जयशंकर प्रसाद की 2 ऐतिहासिक नाटक है, कौन कौन से और नाटक है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के अतिरिक्त प्रसाद ने और 4 ध्रुव स्वामिनी के साथ में एक और लिखा 4 नाटकों को लिखा है। किसने? जयशंकर प्रसाद ने 4 नाटकों को लिखा, उसमें ध्रुव स्वामिनी साथ में। पहला है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त, राजश्री, जयमेजय, नागयज्ञ। दोस्तों ये पहला लिखा है नाटक, पहला कौन सा है? रामगुप्त, दूसरा है स्कंदगुप्त, तीसरा है राजश्री और चौथा है जनमेजय का नागयज्ञ। जनमेजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और राजश्री, ये 4 नाटक का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अगला सवाल है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में किस समस्या को उठाया गया? दोस्तों ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसमें किस समस्या को रखा गया है? ध्रुव स्वामिनी नाटक में विवाह एवं धर्म के नाम पर नारियों पर होने वाले अत्याचारों की समस्याओं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? विवाह और धर्म के नाम पर जो नारियों स्त्रियों पर अत्याचार होते हैं उनकी समस्या को इसके अंतर्गत बताया। ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंतर्गत स्त्रियों की समस्या और उसके हल के बारे में डिस्कस हुआ है और लास्ट में बहुत ही अच्छा सुशांत सुख प्रदान करने वाला सुखांत निर्णय लिया गया और कहानी का एंड हो गया। दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल थे और अति लघुतरात्मक प्रश्नों के साथ में आज की क्लास को संपन्न किया। अगली क्लास रहेगी हमारे आलोचनात्मक प्रश्नों के साथ में रहेगी, जो कि बड़े बड़े सवाल है और बड़े बड़े सवाल है उसको व्याख्या सहित पढ़ेंगे। दोस्तों अगला सवाल भी ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु के बारे में हमारे हमने लिखा जा रहा है। कथा वस्तु को अगर हम ध्रुव स्वामिनी की कथा वस्तु को पढ़ लेंगे तो हमें सारा का सारा समझ में आ जाएगा। ये ध्रुव स्वामिनी नाटक है वो किस उद्देश्य से किस प्रकार हुआ है वो हमें समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगली क्लास अति महत्वपूर्ण सवाल के साथ में होगी। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके जा सकते हैं। तब तक के लिए अनुमति चाहिए। धन्यवाद, बाय बाय।